ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरैक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है, वो है बिजली से रिलेटेड। और इस सिलसिले में आज हमारे यहाँ जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं वो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड चौधरी मोहम्मद यासीन साहब। नाज़रीन, अगर आप चौधरी साहब से कोई बात करना चाहते हो रिगार्डिंग बिजली या कोई सुझाव देना चाहते हो तो आपके लिए हमारी 2 फोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। चौधरी साहब, खुशामदीद है प्रोग्राम में आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब। सर, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी हम देखें इंसान की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कहीं भी बिजली की एक अहम ज़रूरत है। बिजली इज द प्रिंसिपल ड्राइवर और आजकल की दुनिया को बिजली के बगैर तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। कश्मीर में जहां तक पिछले कई सालों से ये बिजली का सिलसिला चला आ रहा है, खासतौर से सर्दियों में ये बड़ा मुश्किलें पैदा करता आया है पिछले सालों से। लोगों के बुरे बुरे तजुर्बे हैं इस सिलसिले में और कंप्लेंट्स भी हैं। क्या आपको लगता है कि किसी तरह हमें 24/7 राउंड द क्लॉक बिजली मिलेगी? जरूर जी, शुक्रिया मंजूर साहब आपके सवाल के लिए। जैसे आपने खुद कहा कि ये काफी सालों से मसला चलता आ रहा है और दुनिया के या मुल्क के उन कोनों में जहां पे कहीं अभी 24 घंटे बिजली रहती है वहां पे या तो लॉसेस बड़े कम होते हैं, यहाँ प्रॉपर तरीके से अनबंडलिंग हो जाती है। मैं जानता हूं कि मौसम सरमा में बिजली की कमी से लोगों को बहुत मुख्तलिफ परेशानियां झेलने को आती हैं और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जैसे आपने कहा बिजली का होना बहुत जरूरी है और एज हुकूमत, एज गवर्नमेंट, एज डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेशन हमें ये फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। पर इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस प्रोडक्शन के लिहाज से, जनरेशन के लिहाज से और फर्दर रेवेन्यू के लिहाज से। मैं आपके सामने 2 आंकड़े रखना चाहूंगा। वादी कश्मीर हर साल तकरीबन 5,000 करोड़ की बिजली लेता है। हुकूमत इधर बिजली फराहम करने के लिए 5,000 करोड़ खर्च करती है, पर उसके अगेंस्ट हमें लोगों से रेवेन्यू सिर्फ 1,500 करोड़ मिलता है। तो एक तो पहले ये कि हमारे अपने पास जो हमारी जनरेशन कॉर्पोरेशन या परचेज पावर्स है जो JKPCL एक्सरसाइज करता है, इतना रेवेन्यू नहीं कि हम पूरा 24 घंटे ये बिजली दे सके और अगर देंगे भी किसी तरीके से उसके आगे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें लॉसेस इतने हैं, 65% लॉसेस हैं कि अगर हम 100 रुपए की बिजली खरीद रहे हैं तो सिर्फ 35 रुपए की बिजली ही आगे पहुंच पा रही है। तो इन सब कंस्ट्रेंट्स के चलते 24 घंटे अभी प्रोवाइड करना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। पर ये चीज मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि इस साल जो हमारी अवेलेबिलिटी सिनेरियो है वो पिछले साल से काफी बेहतर है और आने वाले सालों में और बेहतर होती जाएगी। सर, ये जो कर्टेलमेंट शेड्यूल आपने दिया हुआ है इस साल के लिए, इन सर्दियों के लिए, हर साल सर्दियों में कर्टेलमेंट शेड्यूल आता है, इस बार भी आया है, लेकिन जनरली लोगों की ये कंप्लेंट है कि कर्टेलमेंट शेड्यूल पर पूरा अमल नहीं होता कि उससे ज्यादा ऑफ रहती है बिजली। जी, मैं मानता हूं कि कुछ वक्त ये कर्टेलमेंट शेड्यूल फॉलो नहीं हो पा रहा है, उसके भी कुछ वजूहात हैं। पहले तो ये कि और मैं आपको अंदाजा दे दूं कि रिक्वायरमेंट पूरी वैली की पीक आवर्स में होती है 2900 मेगावाट, 2900 मेगावाट, पर एट द मैक्स हम एक टाइम पे रात शाम के पीक में ये तकरीबन 6 से 9 बजे के दरमियान 1700 मेगावाट देते हैं और सुबह 8 बजे के अराउंड 1600 मेगावाट। ये भी मैं बता दूं कि ये लिमिट ऊपर जो हमारे ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन और उसके ऊपर जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से है। अब इस लिमिट के चलते हम खुद अगर कभी लोड ज्यादा हो जाता है या एक्सेसिव यूजेज होने लगता है तो डिस्ट्रेस कर्टेलमेंट करनी पड़ती है जो ग्रिड स्टेशन के लेवल पे होती है, ट्रांसमिशन के लेवल पे। मैं इस पॉइंट पे ये एडमिट करता हूं कि इस महीने के शुरुआत में कुछ दिन लोगों को कर्टेलमेंट शेड्यूल के ओवर एंड अबव कर्टेलमेंट फेस करनी पड़ी जो कि डिस्ट्रेस कर्टेलमेंट की वजह से थी, बट आज की तारीख में ये हमने बहुत मिनिमाइज कर दी है। इनफैक्ट हुकूमत ने ओवर जो मैं ये 1600-1700 की बात कर रहा हूं, पहले सिर्फ 1600 था, ये 100 मेगावाट एडिशनल परचेज किया गया इस प्रॉब्लम के मद्देनजर और कॉन्सिक्वेंटली आज की तारीख में जो डिस्ट्रेस कर्टेलमेंट है दैट इज बिटवीन हाफ एन आवर टू 2 आवर्स।
इन डिफरेंट एरियाज। श्रीनगर शहर की बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा होगी ओवर एंड अबव द कर्टेलमेंट शेड्यूल। ये डिस्ट्रिक्ट कर्टेलमेंट क्यों जरूरी पड़ती है? जी, जैसे मैंने कहा कि टोटल अवेलेबिलिटी लिमिटेड है 1600 या 1700 मेगावाट की, डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे, पर जो लोगों की कंजम्पशन है वो शूट थ्रू कर जाती है। अब आप शायद ये पूछेंगे कि हमने उस प्लान के लिए प्रिपेयर क्यों नहीं किया। एक टर्म होती है एग्रीमेंटेड लोड। अब हर कोई कंज्यूमर, और पूरे वादी कश्मीर में 10.5 लाख कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने डिपार्टमेंट के साथ, अगर उनका मीटर नहीं है, तकरीबन 30% लोगों के पास मीटर है, दैट इज रफली 3 लाख लोग, और बाकी अभी भी फ्लैट रेट पे हैं। वो हमसे एग्रीमेंट करते हैं कि हमसे महीने का 1.5 किलोवाट ही कंज्यूम करेंगे, जिसके तहत उनका बिजली बिल आता है सिर्फ 200 रुपए। पर असलियत, और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स और रिसीविंग स्टेशन लगे हुए हैं वो इस फिगर के अकॉर्डिंगली लगे हुए हैं। जब एक कंज्यूमर सर्दियों में उस आधे किलोवाट के बजाय तकरीबन 3, 4, 5 किलोवाट तक भी एक एक घर से इस्तेमाल करेगा, तो ऑब्वियसली हमारा सिस्टम, मतलब हमारे स्टेशन ओवरलोड हो जाते हैं, और फिर ग्रिड लेवल पे ये डिस्ट्रेस कर्टेलमेंट करनी पड़ती है। सर, ये जो डिमांड एंड सप्लाई में गैप रहती है, इसको कब तक ब्रिज किया जाएगा? जी, अगर लोग हमारे साथ आधे 1 किलोवाट की बजाय 3 या 5 किलोवाट का अग्रीमेंट साइन करेंगे तो ऑब्वियसली हम भी ज्यादा बिजली फराहम करने की सूरत में होंगे। पर हमारा मकसद ये है कि हम इस फ्लैट रेट वाले मसले से हट जाएं और मीटरिंग की तरफ चलें। और जैसे मैंने कहा 3 लाख मीटर ऑलरेडी लग चुके हैं, और अब स्मार्ट मीटर भी लग चुके हैं और काफी जगह। तो ये कोशिश होगी कि जिन फीडर्स में और जिन एरियाज में 100% मीटरिंग हो गई है, जहां पे लॉसेस हमारे मिनिमल हैं और जहां हमें पूरा रेवेन्यू भुगतान हो रहा है, वहां हम ज्यादा से ज्यादा बिजली के घंटे फराहम करें। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में 16 ऐसे फीडर हैं, 12 श्रीनगर शहर में और 3 या 4 अनंतनाग में, जहां पे हम तकरीबन 23 घंटे बिजली भी दे रहे हैं। दीज आर 100% स्मार्ट मीटर्ड फीडर्स विद LTAB इंसुलेटेड केबल नेटवर्क, जहां पे कोई हुकिंग नहीं हो रही, कोई हमारे पास रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा, और हमें बेटर सप्लाई करने की पोजीशन है। चौधरी साहब, हमारे बात से कॉलर जुड़े हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी, मेरा नाम फरहान है और मैं अस्माल में रहती हूँ। जी जी, अपना सवाल पूछे। एक्चुअली मुझे सवाल ये पूछना था कि कश्मीर में विंटर्स में लाइट की इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? एक्चुअली हम सबको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस होती है, सब बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, यूट्यूब वगैरह पे, गूगल वगैरह पे, और आजकल फाइबर भी सब यूज करते हैं। तो मेरा ये मसला है कि मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ तो लाइट चली जाती है, और जब मैं बुक्स रन करती हूँ तो लाइट आ जाती है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, ये मुझे पूछना था। जी बेटा, शुक्रिया आपके सवाल के लिए। और मैं आपकी बात समझता हूं और मानता हूं कि कटौती की वजह से आपको पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, स्पेशली क्योंकि आप मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, कटौती एक असलियत है हमारे सिस्टम की, मैं इसे डिनाई नहीं करूंगा। और हमारी ये कोशिश है कि जो कर्टेलमेंट आवर्स हमने पब्लिसाइज किए हैं, नोटिफाई किए हैं, हम उसी में ही कटौती करें, उसके ओवर एंड बियॉन्ड नहीं करें, ताकि आप जैसे बच्चों को या और भी कोई कंज्यूमर है जो किसी भी तरीके का अपना काम कर रहा है, वो अपना रोजमर्रा का काम प्लान कर सके और अवेलेबिलिटी आवर्स के दौरान ही बिजली की कंजम्पशन पे ला सके। मेरी ये भी कोशिश होगी सारे हमारे बच्चों से, क्योंकि यही हमारा मुस्तकबिल हैं और पढ़े लिखे हैं, कि आप बिजली के जुडिशियस यूज को समझिए और अपने घर में अपनी फैमिली को भी समझाइए। आप खुद चेक कीजिए, क्योंकि आपके जो अप्लायंसेस रहते हैं उस पर कंजम्पशन रेटिंग भी रहती है कि अगर आपने 3 गीजर लगाए हैं, 4 ब्लोअर्स लगाए हैं, तो कितनी आपकी खपत हो रही है और आपके घर का एग्रीमेंटेड लोड कितना है। ये मेरी मुतबाना गुजारिश होगी हमारे बच्चों से जो सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। शुक्रिया सर। ये जो एग्रीमेंटेड लोड की आप बात कर रहे हैं कि किसी ने 2 किलोवाट का, किसी ने 1.5 किलोवाट का एग्रीमेंट किया है और वो उससे ज्यादा खर्च करता है बिजली, मान लीजिए उसने 5 किलोवाट का एग्रीमेंट अब कर दिया, तो उसकी बिल कितनी आएगी राउंड अबाउट? जी, हमारा पिछले महीने ही न्यू टैरिफ ऑर्डर निकला था
और ये टैरिफ ऑर्डर पिछले टैरिफ ऑर्डर से काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो चुका है। अब आप ये मान लीजिए कि 0.25 किलोवाट पे 200 रुपए का हो रहा है, तो अगर किसी का आधा किलोवाट है तो 500 रुपए, अगर किसी का 0.75 किलोवाट है तो 750 रुपए, और ऐसे ऐसे करके जो हमारे मीटर्ड फीडर्स है उनको पर यूनिट के हिसाब से बिजली फराहम हो रही है, जो कि 2.5 रुपए पर यूनिट पड़ती है। तो अंदाजन एक डबल या ट्रिपल स्टोरी घर जो श्रीनगर सिटी में है और बेसिक तरीके से अगर जो बिजली यूज कर रहा है तो उसका बिजली का बिल अंदाजन 800 से 1500 रुपए के बीच में आ रहा है। ये आप अंदाजा लगा लें। तो ये जो एग्रीमेंट ये फ्लैट रेट के लिए है, जिधर मीटर नहीं लगा है। जी जी। जिधर मीटर लगा है उसका स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू रीडिंग ही, जो जितनी उसकी खपत होगी उतना उसका रीडिंग आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग बिल आएगी। उसके अकॉर्डिंग तो एग्रीमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अग्रीमेंट, हाँ, अग्रीमेंट सिर्फ उसी के लिए जिसको मीटर नहीं है। अच्छा सर, थोड़ी देर पहले एक कॉलर है हमारे साथ जुड़े हुए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहां से? सर मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ, त्राल लुधियाना से। जी सर मेरा क्वेश्चन है, हमारे यहाँ ऑन रोड इन्होंने 33,000 केवी लाइन इन्होंने यहाँ से चढ़ाई जी, जो ऑन रोड जा रही है और हमारे घरों के बीच बीच से जा रही है सर। अच्छा, ये बहुत बड़ी रिस्क है क्योंकि 33,000 में आपको पता है कितना बड़ा फॉल्ट आ सकता है। क्यों ही उसमें फॉल्ट आएगा तो कितना जोरदार धमाका हो रहा है सर उस समय, तो लोग लड़ के मर जाएंगे उससे। तो हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी यही आप लोगों से, आपके माध्यम से यही गुजारिश है सर से, ये लाइन या तो डाइवर्ट हो जाए यहाँ से, जो हमारे खेत हैं, खेत खलियान से वहां से जाए ये लाइन, या तो कोई ऑल्टरनेट इसका ढूंढे, या अगर वो पॉसिबल नहीं है तो इसमें जो लाइन है लाइन के बजाय केबल बिछाई जाए। जी सर। जी शुक्रिया रिजवान साहब। मैं आपके मसाइल से ऑलरेडी वाकिफ हूँ। ये लाइन हम अरिपल रिसीविंग स्टेशन, जो नया एक रिसीविंग स्टेशन है पीएमडीपी के तहत बनना चाह रहा है और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसे एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके लिए बनाई गई थी। मुझे पता चला है कि काफी लोकल लेवल पे इस लाइन को रोड के साइड से निकालने की मुकाफलत है। हम इसको पूरी कोशिश करेंगे किसी और रास्ते से निकालने की। अगर बागात हैं इस रोड के साथ और वहां पे किसी भी शख्स को बागबान को कोई और जो बाग का ओनर है उसको कोई अगर एतराज नहीं है तो हम वहां से भी ले लेंगे। यूजुअली हम रोड साइड से इसलिए निकालते हैं क्योंकि रोड गवर्नमेंट एरिया आता है, गवर्नमेंट स्टेट लैंड होता है, तो किसी तरीके की कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं रहती, तो इसीलिए हमारी ये मजबूरी होती है। पर जहां पे लोकल लोग कोऑपरेट करेंगे और डिमांड भी करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इंशाल्लाह हम त्राल में इस लाइन का शिफ्टिंग असर देंगे। चौधरी साहब, ये जो मीटर्स की बात कर रहे थे, अगर कहीं मान लीजिए 100 यूनिट्स की रीडिंग आ गई, 100 के बाद जो आगे है, कोई रेट्स में डिफरेंस होती है कि पहले? जी बेसिकली ये डायनामिक प्राइसिंग होती है और ये इनफैक्ट पूरे मुल्क में जो भी कंजम्पशन पैटर्न है उसके मुताबिक स्टडी करके जो हमारा जेईआरसी, जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, जो कि अब आफ्टर कन्वर्शन टू यूटी हम जो जेईआरसी फॉर यूटीज है उससे ये पिटिशन अप्रूव करवाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली बनती है। और ये ऐसे जैसे आपने खुद फरमाया कि एक कट ऑफ लिमिट के बाद एक आपको नया रेट लगता है और उसके आगे एक और लिमिट के बाद नया रेट लगता है और इसका रेट बढ़ती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका ये मकसद है कि जो हमारे सबसे गरीब कंज्यूमर्स हैं, मिडिल क्लास या जो लोअर इनकम ग्रुप हैं, जो ज्यादा बिजली नहीं खपत करते, जिनके से 1-2 मंजिला घर हैं और कम अप्लायंसेज हैं, उनको बिजली कम रेट पे मिले, और जिनकी हायर इनकम है, अपर मिडिल क्लास या रिच लोग, वो उनको थोड़ा सा हायर रेट पे मिले। ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इस कंसेप्ट को हम कहते हैं, और ये हमें जेईआरसी से ही सैंक्शन होके आता है ये रेट स्ट्रक्चर। सर वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहां से सर? जनाब लड़ा से बोल रहा हूँ, बिछरामत। कहते हैं बैठे। हमारी अर्ज है जी, ये जो त्राल से आरे पर रोड जाता है ना सर जी, उसमें 2 तरफ से, एक तरफ से एचटी है 11,000, दूसरी तरफ से है, अब लाइन वो बिछा रहे हैं, अभी नहीं बिछाई पूरी लेकिन बिछा रहे हैं। हमने पहले ही उनको बोला था, अर्ज किया था कि इधर से ऑलरेडी 11,000 लाइन चल रही है
आप 13,000 लाएंगे, 33,000 लाएंगे, दूसरी जानब से लेते हैं। एप्लीकेंस का होता है, गाड़ियों को उधर से चलना होता है, गाड़ियों पर भरोसा नहीं होता है। कल ही जो सुबह 9 बजे एक एक्सीडेंट भी हो गया उधर, आपने वो भी देखा होगा, उसका वो मीडिया में भी आया है, फोटो भी आया है। एक पोल गिर गया, ऐसी नीचे गिर गई, अल्लाह का शुक्र था उस वक्त पावर ऑफ था। अगर पावर ऑन होता है स्टॉप पर, तकरीबन 50 आदमी उस वक्त थे जी। 50 के 50 उधर भी जल जाते जी जी, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ पोल है, दोनों तरफ लाइन है, सड़क उतनी गुंजाइश नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं जनाब? हम चाहते हैं कि इसका दूसरा ऑप्शन है, ऑलरेडी 2 लाइन उधर से गुजर रहे हैं हम हमारी खेतों में से जी। हम अर्ज करते हैं कि अगर ये लाइन भी खेत से ले लेंगे, हम इनको वापस भी दे देंगे। ये बोलते हैं हमारे पास फंडस काम है, हम उधर नहीं ले सकते हैं। हम गांव वाले पैसा इकट्ठा करके उनको पैसा भी दे देंगे इधर से, लेकिन हमारी गुजारिश यही है। चलिए अच्छी बात, हमने पहले भी उनको गुजारिश की है। चलिए अच्छी बात है, आपकी बात हमने सुनी है जी। शुक्रिया जनाब। मेरे ख्याल से ये पिछले कॉलर का भी यही सेम मसला था। मैं ऐसे मैंने बताया कि इस मसले से वाकिफ हूँ, जो कल एक्सीडेंट हुआ है वहाँ मुझे उसका भी इल्म है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें हम लाइन शिफ्ट करें। किसी भी हालत में हम लोगों से, वहाँ के बाशिंदों से कोई पैसा नहीं चाहेंगे। शिफ्टिंग का जो भी खर्चा आएगा वो डिपार्टमेंट ही देगा, इस पे पूरी तवज्जो दी जाएगी। आई एश्योर यू। ये तो इस वक्त भी तैयार है, कहते हैं हम पैसा दे देंगे। नहीं, इसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं होगी और होना भी नहीं चाहिए। सर, हमारी स्टेट में जनरली, शायद आपके साथ रिलेटेड ना भी हो ये क्वेश्चन डायरेक्टली, कितना पावर जनरेट होता है? जी, पहले मैं जैसे बता दूं कि महकमा पीडीडी की अनबंडलिंग हुई थी। अनबंडलिंग एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जिधर जो भी कन्वेंशनल तरीके से बिजली महकमे पूरे मुल्क में चल रहे थे उनको रिफॉर्म किया गया अंडर स्पेशल इनिशिएटिव, और ये इसलिए किया गया क्योंकि बिजली को कमोडिफाई किया गया। जो हम शुरुआत से समझ रहे थे कि बिजली एक अबंडेंटली अवेलेबल रिसोर्स है, वैसा नहीं है, इट कम्स एट अ कॉस्ट। और इस पॉइंट पे मैं ये भी कह दूं कि अगर हमें किसी भी तरीके से ये समझ आता है कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा दरिया है और काफी ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो हमारी हाइड्रो पावर ज्यादा होगी। इट इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। अनबंडलिंग के दौरान मैं उस पर वापस आऊंगा, पर अनबंडलिंग में बेसिकली एक पूरे डिपार्टमेंट को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। एक JKPCL है, विच इज अ होल्डिंग कंपनी इन द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, जिसके आगे 4 अलग कॉर्पोरेशन हैं। एक है JKSPDC, JNK स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिनके अंडर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे कि बागलेहार, लोअर झेलम एक्सेट्रा। और एक है ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, और 2 डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन, एक जम्मू के लिए और एक कश्मीर के लिए, जिसका मैं MD हूं। आपका सवाल बेसिकली प्रोडक्शन जो जनरेशन कंपनी है हमारी JKSPDC, उनके मुतल्लिक है, और मैं एग्जैक्टली आपको तो नहीं बता सकूंगा कि कितनी पावर परचेज हो रही है, पर ये समझना जरूरी है कि सर्दियों में तमाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स जम जाते हैं, दरिया में जो पानी का फ्लो होता है वो बहुत कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। मैं आपको ये बताऊं कि आखिरी दफा जब मैंने चेक किया था तो जो इंटरनल हमारा सप्लाई था, क्योंकि ये आई थिंक बाकी जगह भी बिजली बेची जाती है, पर हमारे यहाँ जो भी लोकल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बिजली हम खुद ही परचेज करते हैं, वो कि सिर्फ तमाम 200 मेगावाट के करीब होती है, जो कि हमारी खपत के मुताबिक बहुत ही कम है। इसीलिए डिपार्टमेंट को ओपन मार्केट से परचेज करनी पड़ती है। और आपको मैं भी बता दूं कि आजकल ग्लोबल सिचुएशन ऐसी हो गई है यूक्रेन वॉर के चलते कि कोल इंपोर्ट्स हैव बीन हिट, यूरोपियन एनर्जी मार्केट्स हैव गॉन फॉर अ कंप्लीट टॉस। सो हम अभी जो थर्मल प्रोडक्शन है हमारी, जो कोल इंपोर्ट से होती थी, वो भी बहुत कम हो रही है। सो द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट इन द ओपन मार्केट एट द नेशनल लेवल इज वेरी हाई। और पीक आवर्स, और ये टाइम ऑफ द डे के मुताबिक होती है। अगर आप दोपहर में 2 बजे बिजली खरीदेंगे और रात में 9 बजे बिजली खरीदेंगे, उसका रेट ऑलमोस्ट डबल भी नहीं, ट्रिपल होगा। मैं आपको ये बता दूं कि पीक आवर्स पे पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी 12 रुपए के करीब भी हमें कभी कभी खरीदनी पड़ती है भी, और हम करते भी हैं। और जबकि नॉन पीक आवर्स में इट इज अवेलेबल फॉर एज लो एज 4 रुपीज, पर रफली कंज्यूमर को हम तकरीबन सिर्फ 2.5-3 रुपए के हिसाब से बेचते हैं, स्टॉक मार्केट की तरह। बिल्कुल। और ये पूरे सारे जो तमाम स्टेट्स और यूटीज हैं,
ये अपने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अगेंस्ट ही ये बिजली लेते हैं। हमारे ऑनरेबल एलजी ने भी ये रिसेंटली बताया था कि पिछले 4 सालों में जम्मू और कश्मीर में 25,000 करोड़ की बिजली खरीदी गई है। और इसलिए हमारी आवाम को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ ये समझना कि क्योंकि हमारे यहाँ बहुत दरिया हैं तो हमें बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए, वैसा नहीं है। उस दरिया पे जो पावर प्रोजेक्ट बनता है वो लाखों करोड़ों के लागत से बनता है और उसके अगेंस्ट जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो एक कीमत के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है। तो हमें उस बिजली की कीमत समझना ज़रूरी है और हुकूमत, महकमा बरकियत इस बिजली का के खरीदने का जो पैसा है वो आप जैसे जो कंज्यूमर के रेवेन्यू से ही लेता है। तो अगर आप अपने बिजली के बिल का बराबर भुगतान करेंगे तो तभी हम आगे बिजली खरीद पाएंगे। सर वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो जी, वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? जी मेरा नाम अब्दुल मजीद है, मैं वायलू कुकरनाग हाल से बोल रहा हूँ सर। जी मुझी साहब फरमाइए। मेरा बिजली डिपार्टमेंट जो भी कोई ऑफिसर है, मुझे इनका नाम नहीं है अभी, मैंने टीवी ऑन किया, इनसे मेरा एक सवाल है कि जब हमारा जो ट्रांसफार्मर बिजली का है, जब उसमें कोई डैमेज हो जाता है या कोई ऑयल डालना होता है या बुशदार खराब हो जाती है, कोई ऐसी चीज हो जाती है, तो जो बिजली डिपार्टमेंट है वो हमसे पैसे चार्ज करते हैं। फिर वो कहते हैं कि भाई आप 200, 300 रुपया जमा करो, वो हमको दो या खुद तेल खरीद कर लाओ जिसमें डालो। अगर हम बिजली का बिल भी अदा करते हैं, मैं एक हैंडीकैप्ड हूँ, मैं 700 के करीब बिजली का बिल जो है वो हर महीने अदा करता हूँ, उसके बावजूद हमें जो ये एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, ये क्यों लगते हैं? बिजली डिपार्टमेंट इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? जी शुक्रिया अब्दुल मजीद साहब आपके सवाल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे बहुत दुख है ये बात सुन के कि आपको यहाँ आपके मोहल्लेदारों को कभी ऐसा फेस करना पड़ा। मैं फिर भी ये ठुकराऊंगा नहीं ये बात और मानूंगा कि हाँ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि हमारे महकमे में कुछ जो लोअर स्टाफ है उन्होंने कभी कभी ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट के लिए, रिपेयर के लिए या ऑयल के लिए लोगों से पैसा इकट्ठा किए हैं। और मैं इस प्रोग्राम के जरिए सारे नाजरीन को ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट किसी भी तरीके से किसी भी पर्पस के लिए, रिपेयर पर्पस के लिए लोगों से पैसे नहीं लेता। तो अगर आपको कोई भी लाइनमैन या टेक्नीशियन या पीडीएल, टीडीएल ये कह रहा है कि नहीं आप हमें पहले पैसे दीजिए तो फिर हम देंगे, फिर हम रिपेयर करेंगे, वैसा मत करिएगा। और हमारे जो टोल फ्री कॉल सेंटर नंबर्स यहाँ अभी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, आप प्लीज इस पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट भी रजिस्टर कराइएगा। पर्टिकुलरली ये वायलू कोकरनाग में जो ऐसा इशू है मैं जरूर देखूंगा और कंसर्न्ड एम्प्लॉय से इस पे एक तफ्तीश भी करवाई जाएगी इस मसले पे। ये टोल फ्री नंबर्स का सर एक बार हम चाहेंगे कि ये फ्लैश हो जाएं। जी ये मैं बता दूं सब नाजरीन के लिए कि KPDCL एक तो 1800180 यस नंबर, अनदर इज सेल फोन नंबर। ये 1800 इज अ टोल फ्री नंबर, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। और इसके अलावा हमने 5 मुख्तलिफ मोबाइल नंबर्स भी रखे हैं ताकि किसी भी किस्म के अगर लाइन अगर ओवरलोड हो रही है और आपका नंबर नहीं लग रहा तो आप इन ऑल्टरनेटिव नंबर पे भी कॉल 6006613056 फिर 57585960 तक। बिल्कुल बिल्कुल, ये 24/7 है, 24 घंटे है। आप इस पे कॉल करके अपना मसाइल लिखवा सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जल्द से जल्द उसका रिड्रेसल करें। हाँ कुछ ऐसे मसाइल होंगे जिसमें जैसे आप कहेंगे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ा दीजिए या यहाँ लाइन शिफ्ट करवा दीजिए, जिसमें इमीडिएट रिड्रेसल 1-2 दिन का रिड्रेसल पॉसिबल नहीं होता, उसमें कुछ वक्त लग सकता है। पर आप जब भी इस पे कॉल करके वापस उस प्रीवियस ग्रीवांस का स्टेटस पूछ सकते हैं। सर वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो। हेलो सर। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहां से सर? सर इरशाद से दिमना पैटर्न। हाँ फरमाइए सर। आप रिक्वेस्ट साहब उर्दू में बात कर सकते हैं आप? हेलो। हाँ जी सर। उर्दू में बात कर सकते हैं आप? हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ चौधरी साहब को समझने में आसानी होगी। कश्मीरी भी सर। ओके सर। जी जी फरमाएं। सर जी हम श्रीनगर से हैं, मेरा नाम इरशाद रफीक खान है। सर हम यही तजवीज दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सॉरी, क्या आप इन 4 महीनों के लिए स्पेशल पैकेज क्यों नहीं लोगों को दे रहे हो? आप तो बड़े बड़े साहब बैठे हैं सेंटर से, हमें वैसे फंड तो ऐसे भी उनके साथ ये बात कीजिए, कम से कम 70% तो दिल्ली दीजिए। हमारे पास तो कुछ नहीं है, यहाँ पर तो लोग मर रहे हैं, किसी के घर में ऑक्सीजन मशीन लगी हुई है और उनको और चीजें जरूरत है। तो ये चीजें आप देखिए प्लीज सर। और हमें सिर्फ हम देख रहे हैं कि लाग में सिर्फ वतन लुकन गरम इट इज नॉट फेयर।
Sir, ask potato की रोशनी है। जी खान साहब, शुक्रिया आपके सवाल के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारे ऑनरेबल एलजी का ही बयान था कि 4 साल में 25,000 करोड़ की बिजली खरीदी गई और ये 25,000 करोड़ हमारे पास कंज्यूमर से नहीं आया, ये इसमें सिग्निफिकेंटली गवर्नमेंट ने लोन से ये स्पॉन्सर किया और हर साल काफी कई सालों से हम भी करते आ रहे हैं। इनफैक्ट तकरीबन 3.5 महीने पहले पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से हमने 3500 करोड़ का लोन लिया इस साल की बिजली फराहम करने के लिए। मैं यही पॉइंट आपको बताना चाह रहा था कि जस्ट लाइक देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच, देयर इज नो सच थिंग एज फ्री पावर। हम ये कहें कि इस हालात में जब हमारे इतने ज्यादा लॉसेस हैं, 65% लॉसेस हैं, हम लोन पे लोन उठा के आगे बिजली देते रहें, ये किसी भी हुकूमत के लिए दुनिया के किसी भी कोने में मुमकिन नहीं है। इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों को इससे दिक्कत नहीं हो रही, वाकई में हो रही है और आज की 21वीं सदी में लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ चुकी है। पिछले साल जो आपका लाइफस्टाइल था वो अब काफी ज्यादा हो चुका है। पिछले साल शायद आप इतने अप्लायंसेज या ये मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं चार्ज करते थे, पर इस साल आपको ज्यादा आदत है, ज्यादा जरूरत है और वो बिल्कुल वाजिब बात है। पर उसके साथ साथ महकमे की और कंज्यूमर के ताल्लुक में जो इजाफा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, वो भी होना जरूरी है। तो मैं वही चीज रिप्लाई करूंगा कि हाँ, जब हमें रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, जब हमारे पास उस परचेज कैपेसिटी वो अटेन हो जाएगी, तो वाकई में हम 24 घंटे बिजली देने के लिए राजी हो जाएंगे। शुक्रिया सर। जनरली लोगों की जानकारी के लिए बताएं आप खरीदते कितने में 1 यूनिट और लोगों को किस रेट पे देते हैं? जी, वो सारे मसाइल जो सारे ये जवाब आप चाह रहे हैं, ये हमारे जो JKPCL में पावर परचेज हैंडल करते हैं चीफ इंजीनियर साहिबान, ये उनके लिए है। मैं एट डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिर्फ जो 1600 मेगावाट मुझे मिल रहा है फ्रॉम द ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरे दर तक ये जुम्मा नहीं और ये मेरे पावर भी नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा पावर परचेज कर सकूं। वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहां से? बशीर अहमद, चंपोरा जाफरान कॉलोनी से। जी बशीर साहब, फरमाइए। हमारे सर 2 इशू है एमडी साहब से ये बोलने थे सर। जी, एक इशू ये है कि हमारी एक IT-33 लाइन एक खुनमूस आई है बालामा रिसीविंग स्टेशन पर। जी, उस रोड पर आर्मी वालों ने लास्ट ईयर ये रोड वाइडनिंग की है जी, लेकिन अब जो पोल है वो पूरे बीच सड़क में आ गए हैं जी, और उसमें एक्सीडेंट का खतरा बहुत रहता है। एक तो ये इशू है। दूसरा ये इशू है कि हम यहाँ बीच में जो कॉलोनी है, हमारे तो मीटर लगे हैं स्मार्ट मीटर। इसके अगल बगल में जो भी एरिया है उनमें किसी में अभी तक मीटर नहीं लगे हुए हैं। ये इसमें यह होता है कि जहां से हमारा सप्लाई पावर आ रहा है वो उन वजह से ओवरलोड हो रहा है, तो ये अनइंटरप्टेड कट्स लग रहे हैं। तो क्या यह नहीं हो सकता है कि एमडी साहब की हर एक के साथ इंसाफ हो, हर एक जगह मीटर लगे कि हर एक के साथ ये पावर इक्वली पहुंचे? ये हमारा जो वहां पर ग्रिड स्टेशन या रिसोर्स स्टेशन है वो इनकी वजह से, जहां नॉन मीटर है इनकी वजह से तो ओवरलोड हो रहा है। बीच में खाली हमारी कॉलोनी को मीटर लगे। चलिए, अच्छी बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप बशीर साहब आपके सवाल के लिए। ये टेंकपुरा में बलामा लाइन पे जो ये पोल्स हैं जो रोड वाइडनिंग की वजह से अब रोड के बीच में आ चुके हैं, ये मसले से मैं वाकिफ हूँ। इनफैक्ट इसी साल हमने ऐसे काफी साइट्स आइडेंटिफाई किए जहां पे पोल की पोजीशन से ट्रैफिक इश्यूज बन रहे थे और आइडियली जो अथॉरिटी रोड वाइडनिंग करती है जैसे RNB या NHAI, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि ये हमारे महकमे को, यहाँ जैसे PHE की लाइन अगर पाइप उन्हें शिफ्ट करनी है तो उन्हें शिफ्टिंग ऑफ यूटिलिटीज के तहत पैसा दे। तो यूजुअली ये लोग रोड तो बना देते हैं, वाइडन तो कर देते हैं, पर उस शिफ्टिंग के पैसे हमें नहीं देते। उस वजह से ऐसे मसाइल उठते हैं। पर इस पर्टिकुलर मसाइल और ऐसे कई और साइट्स पे हमने कुछ थोड़ा वर्क किया है और मैं आपको ये श्योर करता हूं कि आने वाले वक्त में ये टेंकपुरा वाला साइट भी एड्रेस होगा।
दूसरी बात आपने कही कि स्मार्ट मीटर्स लगे हैं आपके उधर पर आसपास मोहल्लों में नहीं है और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये कुछ हद तक हो भी सकता है। मैं आपको पहले ये बता दूं कि श्रीनगर सिटी में आज तकरीबन 60,000 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और इनफैक्ट अभी तो ये 63,000 तक रीच कर गया है और ये प्रोसेस जारी है। हर दिन नए नए एरियाज में ये स्मार्ट मीटर लग रहे हैं और ये फीडर सैचुरेशन पैटर्न पे हम लगा रहे हैं, मतलब कि एक फीडर के दरमियान जितने भी डीटीज और आगे जितने भी कंज्यूमर्स कनेक्शंस हैं हम उनको पहले सैचुरेट करते हैं। आपका जो रिसीविंग स्टेशन, एक रिसीविंग स्टेशन में अंदाजन जैसे 4 फीडर्स हैं, तो यूजुअली हम एक फीडर पहले टेकअप करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ताकि वो पूरा एरिया वैसे सैचुरेट हो जाए। अगर चारों फीडर्स एक साथ स्मार्ट मीटर सैचुरेटेड हैं तो सबका कर्टेलमेंट पैटर्न सेम रहेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि तकरीबन 13 फीडर्स ऐसे हैं मुख्तलिफ रिसीविंग स्टेशंस में जो 100% स्मार्ट मीटर है, जहां हम तकरीबन 23 घंटे बिजली अभी दे रहे हैं, सिर्फ 1 घंटे की कटौती से। वो भी एक असलियत है हमारे डिपार्टमेंट की, पर उन इलाकों के लोग फोन करके शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। तो पर अगर आपके उस रिसीविंग स्टेशन में कोई नेबरिंग फीडर जहां भी स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, उधर हमें अनफॉर्चुनेटली नॉन मीटर्ड एरिया का शेड्यूल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। पर मैं ये भी आपको गारंटी दूं, एश्योरेंस दूं कि ये स्मार्ट मीटरिंग का काम बहुत जल्द से जल्द हो रहा है और सैचुरेशन पैटर्न पे हो रहा है। तो आपके आसपास वाले इलाके जहां पे अभी नहीं लगे हैं मीटर, वहां मीटर लग रहे होंगे और जल्द से जल्द हम आपको एक बेटर कर्टेलमेंट शेड्यूल पे शिफ्ट कर पाएंगे। सर, ये जो स्मार्ट मीटरिंग जहां जहां कंप्लीट हुई है, क्या आपकी रेवेन्यू कलेक्शन में इंप्रूवमेंट हुई है? जी नहीं, रेवेन्यू उल्टा कम हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये पहले स्मार्ट मीटर और नॉर्मल मीटर में फर्क क्या है। स्मार्ट मीटर जो रीडिंग कैप्चर करता है उसे वो डिजिटली ट्रांसमिट करता है। नॉर्मल मीटर में हमारे मीटर रीडर को, जो लाइनमैन होता है, वो सीडी लगा के मीटर पे जाता है, उस रीडिंग को नोट डाउन करता है मैनुअली और फिर हमारे एसडीओ सब डिवीजन ऑफिस में जाके वो रीडिंग फीड होती है। सालों से हमारे कंज्यूमर्स की ये कंप्लेंट थी कि हमारे मीटर रीडर ने हमें ठोक के बिल लगा दिया, हमें गलत बिल लगा दिया, एग्जैजरेट कर दिया हमारा बिल। वाकई में ये एक मसला था। अब स्मार्ट मीटर से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो रीडिंग है वो इन रियल टाइम हमारे डेटा सेंटर में ट्रांसमिट हो रही है। तो हमें पता है कि ये कंज्यूमर नेमली मंजूर साकना दे यहाँ विद कंज्यूमर आईडी दिस, ये इस वक्त कितनी बिजली खपत कर रहा है और इसकी अभी तक कितना बिल इकट्ठा हो चुका है। अब इस स्मार्ट मीटर की टैंपरेबिलिटी बिल्कुल जीरो है, निल है। और इसके साथ साथ एक एडिशनल जो हम चीज कर रहे हैं, LTAB कवरेज, लो टेंशन एरियल बंच केबलिंग कर रहे हैं, जिसके मायने सिंपल इंसुलेटेड केबलिंग कर रहे हैं। जी, आपको मैंने शुरुआत में कहा कि हम जो 65% ATC लॉस है मेरी डिस्कॉम के, और जैसे 5,000 करोड़ अगर हम खरीद रहे हैं बिजली तो सिर्फ 1400-1500 करोड़ में मिल रहा है। उसका सबसे अहम एक रीजन है कि बिजली की चोरी बहुत हो रही है, और वो चोरी इसलिए हो रही है कि बेयर कंडक्टर है, अनइंसुलेटेड केबल है, तारे हैं, जिसपे काफी लोग हुक लगा के ये चोरी कर रहे हैं। मैं आप सब नाजरीन से एक गुजारिश करूंगा, आप महकमे को जितना कोसना चाहते हैं आप कोसें, हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं, आप ही की खिदमत के लिए बैठे हैं, पर अपने उन हमसायों को जो हर शाम अपनी खिड़की से निकल के वो हुक डालते हैं, उन्हें भी कोसें, उन्हें भी कुछ वास्ता दें। अदरवाइज ये किसी तरीके की इंसानियत नहीं रहेगी कि हम यहां से बिजली देते जाएं और वहां से बिजली चोरी होते जाए। हमारे तमाम इमामों ने भी ये सर, आपका फील्ड स्टाफ क्यों नहीं करता ये काम? जी, मैं बिल्कुल, हमारे फील्ड स्टाफ की भी जिम्मेदारी है ये करना, पर हमारे फील्ड स्टाफ, हाँ, ये हो भी सकता है और मैं ये मानता हूं, पर कहना कि हर एक लाइनमैन इसमें मुलव्वज है ये भी मुमकिन नहीं है। और अल्टीमेटली अगर लाइनमैन को मैं पूरा दिन दौड़ा भी रहा हूं, क्या ये मुमकिन है कि वो हर शाम हर एक घर को चेक कर सकता है और देख सकता है कि यहां पे हुक डाली गई है या नहीं? क्या इसमें कंज्यूमर की, हमारे बाशिंदे की जिम्मेदारी पहले नहीं बनती कि वो चोरी ना करे? सही बात है, बिल्कुल सही बात। देखिए, इट इज अ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ JNK टू नॉट इंडल्ज इन पावर थेफ्ट।
हम अगर आपसे ये वादा करना चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम आपको बेहतर बिजली देंगे, तो पहले आपको भी अपनी जिम्मेदारी पे खरा उतरना है कि आप उस बिजली की चोरी ना करें। और मैं पहले ये आपको ये जिक्र करने वाला था कि हमारे काफी आलिमों ने, कश्मीरी मौलवियों और इमाम जो हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर आप हुक लगा के बिजली की चोरी कर रहे हैं और उससे गर्म होते पानी से वजू कर रहे हैं, तो आपकी नमाज कज़ा है, आपकी नमाज कबूल नहीं की जाएगी। तो मैं आपको इंसानियत का वास्ता दूं या दीन का वास्ता दूं या आपकी शहरी जिम्मेदारी का वास्ता दूं, आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि आप अगर चोरी कम करेंगे तो हम आपको बेहतर बिजली दे पाएंगे। स्मार्ट मीटर पे मैं वापस आऊंगा। जो इंसुलेटेड केबल हम अभी लगा रहे हैं और जितने ये 13 फीडर्स हैं, हम इसमें सिर्फ 1 घंटा कटौती इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें जीरो लॉसेस हैं। इसमें स्मार्ट मीटर भी लगा है और इसमें इंसुलेटेड केबल भी है। हमें पता है कि यहां पे जीरो लॉसेस है, इसीलिए हम बेहतर ऑलमोस्ट 100% 24 आवर्स सप्लाई दे पा रहे हैं। तो ये दोनों काम साथ साथ में चल रहे हैं। ये अभी तक जो लग रहे थे मीटर, ये पीएमडीपी के तहत लग रहे थे। एक नई स्कीम है RDSS रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। तमाम जो पुरानी स्कीमें थी जिसके तहत PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन महकमा बरक़ियत को स्पॉन्सर कर रही थी मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, वो सब अब पैकअप हो चुकी हैं। एक यही स्कीम रहेगी और इस स्कीम के का सबसे जो पहला फेज है दैट इज टर्म्ड एज लॉस रिडक्शन। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मसाइल हम फेस कर रहे हैं ये पूरे मुल्क में लोग फेस करते हैं। हम सर्दियों में करते हैं, दिल्ली वाले गर्मियों में करते हैं, शिमला या अरुणाचल प्रदेश वाले भी सर्दियों में करते हैं जहां बर्फानी इलाके हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहां पे कुछ और ही मसले हैं और वहां नहीं। और पूरे मुल्क में इन ही मसलों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये लॉस रिडक्शन फेज 1 ऑफ RDSS के तहत सैचुरेशन ऑफ ऑल कनेक्शंस विद स्मार्ट मीटर रखे गए हैं। हमें फेज 1 में 6,85,000 तकरीबन 6.25 लाख मीटर मिल रहे हैं और ये पहले हम श्रीनगर सिटी में लगाएंगे जहां हमारे तकरीबन 2.5 लाख कंज्यूमर्स हैं और उसके आगे बाकी और सिटीज में, अनंतनाग, बारामूला सिटीज में। आपको कब तक लगता है कि ये स्मार्ट मीटर ये हमारे ऑनरेबल वर्दी चीफ सेक्रेटरी की डायरेक्शन है कि जल्द से जल्द लगे, बिकॉज उसी से हम ये लॉसेस कम कर पाएंगे और परचेज ज्यादा कर पाएंगे। और ये मेरे अंदाजे से तकरीबन 1 और साल हमें लगेगा पूरी वादिये में ये स्मार्ट मीटर। इसके साथ इंसुलेटेड केबल भी होगी। इसके साथ इंसुलेटेड केबल भी। पर हमारा ये तजुर्बा रहा है श्रीनगर शहर में कि जहां जहां हमने स्मार्ट मीटरिंग की, इनफैक्ट जिन कॉलर्स का कॉल आया, इन मोहल्लों में मुझे याद है पिछले 3 महीनों में हमें इस स्मार्ट मीटर लगाने के लिए इतना रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, इतनी लोगों ने जदीद क्या कहूं काफी जगह हंगामा नहीं हाथापाई की। हमारे जो फील्ड स्टाफ और जो वेंडर्स थे उनके सर्वर फाड़े गए, खून खराबा हुआ। उसके बावजूद हमने किसी ना किसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, कहीं कहीं पुलिस की मदद से कुछ ये कवरेज कर पाए। आप सब को जिस तरह से मैंने ये बताया कि स्मार्ट मीटर लगने से आपका बिजली का बिल कम आएगा, ये प्रूवन है। ये एविडेंस है। जहां जहां स्मार्ट मीटर लगे हैं ऐसा लोगों से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि पहले अगर आप फ्लैट रेट पे से 1500 रुपए अदा कर रहे थे, अब आपने अगर 700 रुपए की ये बिजली खाई है तो 700 रुपए ही अदा करना पड़ेंगे। कल को मान लीजिए कि आप 2 महीने जम्मू शिफ्ट हो गए हैं या 4 महीने दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, तो इस स्मार्ट मीटर के तहत आपको अपना बिजली डिस्कनेक्ट करने की पावर आपके हाथ में होगी। मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट मीटर में की जो रीडिंग है वो आप अपने स्मार्टफोन पे देख सकते हैं। सर वी हैव अ कॉल ऑन। बिल्कुल। हेलो हेलो। जी। हाँ आदाब। जी कहाँ से? व्हाट्सएप। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी। हाँ मैं सुन रहा था MD साहब को। he was talking, ये टॉक कर रहे हैं अबाउट पहले ही वह पावर क्राइसिस होती है विंटर्स में कश्मीर में। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से बोला। ये जो हमारे मैंने इससे बिफोर आपके चीफ इंजीनियर साहब आए थे, उनको भी मैंने बोला था स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ APL BPL बेचारे जिनका इनकम ग्रुप अच्छा है, दे आर ड्रॉइंग ह्यूज सैलरी, नाउअडेज देयर इज ह्यूज सैलरी। बट जो बेचारे टेंटू में रहते BPL APL, उनके लिए आप रेट सब कोई
फॉर्मुलेट कर जाए, अगर मीटिंग हो जाए इसके बाद, दे कैन अफोर्ड बेचारे, उनके भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, दे गो फॉर दिस स्टडीज बट दे कैन अफोर्ड। इफ अगर उनको ये 4-4, 5, 3 रुपए यूनिट कुछ, दे कैन अफोर्ड एज द बिग बिजनेसमैन और अदर हाई क्लास इनकम ग्रुप्स कैन डू इट। एक पार्ट है ये। दूसरा मेरा ये पार्ट है कि ये डिस्क्रिपेंसी जो है स्मार्ट मीटर्स एंड जो कोर कर रहे हैं एग्रीमेंट, what is the feasibility between the two? Whether someone, your own interest is giving some smart meters, some going for agreements, but ये क्या डिफरेंशिएट कर रहा है, किसको क्या फायदा आएगा इसमें, किस में फायदा आएगा, ये भी पता चलनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू सी दैट वी आर ऑलवेज टेलिंग की इंजीनियर मैंने 15 साल से कर रहा हूं, वी आर परचेजिंग मैक्सिमम पावर फ्रॉम आउटसाइड। इफ while as we have got our power on huge rivers are flowing out, but we are giving powers to, they are getting power. There are big business houses in India. मेरे ख्याल में हमारे J&K में जितना 2 big business houses है, these I should not say like Ambani's, Adani's, all the J&K people are only consuming that kind of one big business house. They are utilizing so much power to industry. Some officers, some banks are unnecessarily making the use of this power. चलिए बरसा बहुत शुक्रिया सर। और भी कॉलर्स हैं लाइन पे सर। बरसा मैं ये कह रहा हूँ, मैं पब्लिक पर्पज से कर रहा हूँ, बेचारे बीपी वालों के लिए देखिए, उनके लिए थोड़ा सा विचार, गरीब है उनके बच्चे भी पढ़ना चाहते। दूसरा, every big business are utilizing high class, lower middle class is suffering. Thank you. बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी शुक्रिया भट्ट साहब आपके सवालों के लिए, एंड आई अप्रिशिएट योर कंसर्न्स फॉर द सोसाइटी। पहले मैंने जैसे बताया कि हम अपने टैरिफ ऑर्डर में क्रॉस सब्सिडाइजेशन करते हैं, जो आपने जिक्र किया था कि अगर से 100 वाट तक की कंजम्पशन है तो 1 रेट लगता है, और अगर वो 250 क्रॉस कर जाता है तो फिर हायर रेट लगता है। इसका मकसद यही है कि जो हमारे गरीब बीपीएल कंज्यूमर्स हैं, जो कम बिजली खपत करते हैं, उन्हें कम रेट पे मिले, और जो थोड़े हायर इनकम ग्रुप हैं, अपर मिडिल क्लास है, उनको हायर रेट पे लगे। पर मैं एक और चीज बता दूं कि ये समझना कि जो गरीब घर है वो कम बिजली कर रहा है, ऐसा काफी बार नहीं भी सच होता, क्योंकि चाहे वो खुद उसके पास एक्सपेंसिव अप्लायंसेस नहीं हो, से एक माइक्रोवेव ओवन या एक डबल फ्रिज नहीं हो, पर जो ये वो देसी हीटर, ये क्रूड हीटर जो यूज करते हैं, उसमें उसकी खपत आपके उस माइक्रोवेव ओवन या ब्लोअर से कोई उससे 50 गुना ज्यादा होती है। और ये शायद उस बेचारे को खुद नहीं पता हो, जो पानी में डालते हैं वो क्रूड बॉयलर जो पानी में डालते हैं वो भी, या एनीथिंग व्हिच यूजेस बेसिकली अ हीटिंग फिलामेंट बेस्ड सिस्टम, उससे खपत जितनी होती है वो किसी एक नॉर्मल रेटेड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस से काफी ज्यादा होती है। हाउएवर हम जैसे मैंने कहा कि उसे फ्लैट रेट पे ही चार्ज करते हैं, और अभी भी हमारे जो तमाम इलाके हैं जहां पे गरीब पॉपुलेशन है, उनको फ्लैट रेट पे ही ये बिजली मिल रही है। अल्टीमेटली बिजली की कंजम्पशन कंज्यूमर के हाथ में है, और उसको जुडिशियसली यूज करने के लिए उसको थोड़ी मेहनत करनी होगी, उसको समझना पड़ेगा कि किस चीज से ज्यादा खपत हो रही है, किस चीज से कम। ये भी देखा है हमने कि कुछ लोग क्योंकि फ्लैट रेट पे है, सिर्फ 200 रुपए भरना है महीने का, पर 3 मंजिला घर है, 10 कमरे हैं, हर एक घर में अलग अलग ब्लोअर लगेगा, हर बाथरूम में अलग अलग गीजर लगेगा, और पूरे दिन ऑन रहेगा, चाहे जरूरत हो या नहीं हो। क्यों? क्योंकि मुझे तो सिर्फ 200 रुपया भरना है। अब उसके चलते अगर ये, और ऐसे 10 घर हैं मोहल्ले में और हर घर इस तरीके के काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके घर का ट्रांसफार्मर भी फटेगा। तो इसलिए जुडिशियस यूज करना एक जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ उसको समझना भी एक मेरे ख्याल से कंज्यूमर की हिदायत है। दूसरा, आपने कहा कि पूरे मुल्क में काफी ऐसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बहुत ज्यादा बिजली खपत करते हैं। मैं बाकी मुल्क में जो इंडस्ट्रीज उनकी बात नहीं कह सकता, में फर्क तो है। बिल्कुल, जो हमारे अपने कश्मीर में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उनके लिए मैं ये बता दूं कि हमारे 3 अलग अलग किस्म के टैरिफ सेगमेंट्स होते हैं, डोमेस्टिक, कमर्शियल और
फॉर इंडस्ट्रियल, और कमर्शियल मायने जो शॉप्स हैं, शॉपकीपर्स हैं या स्मॉल बिजनेसेस हैं, और इंडस्ट्रियल मायने जिनके रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, कारखाने हैं। और इन दोनों को बिजली अलग रेट पे मिलती है, हायर रेट पे मिलती है। और जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन होती है वो 3 फेज मीटर के तरह से होती है, बिकॉज दे यूज हेवी मशीनरी, हैव इंडक्शन लोड एक्सेट्रा एंड ऑल। तो इनकी तरफ से जो भुगतान हमें मिल रहा है, जो रेवेन्यू मिल रहा है, वो भी प्रोपोर्शनेटली हायर है। हाँ, काफी बार कमर्शियल जो कनेक्शंस हैं, शॉप ओनर्स वो भी बिल नहीं भरते वगैरह, पर मैं असलियत ये है कि इनसे फिर भी हमें मिल जाता है कुछ ना कुछ रकम रेवेन्यू मिल जाता है, पर डोमेस्टिक से हमें नहीं मिलता। सर, ये जो कहीं कहीं ओवरलोड की वजह से ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, फिर इसमें टाइम क्यों लग जाता है, और फिर जिस कैपेसिटी का जला है उसी कैपेसिटी का वापस क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल। ये बड़ा एक अब कॉमन सवाल बन चुका है कि ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, और हमारे ऑनरेबल एलजी ने इसमें एक डेडलाइन भी सेट की थी कि शहरी इलाकों में 12 घंटे और जो देहात इलाकों में 24 घंटे के दरमियान ट्रांसफार्मर रिप्लेस होगा। और मैं ये बताऊं कि पिछले सालों से जब कभी ऐसा होता था कि ट्रांसफार्मर जलने के 3 या 4 दिन बाद वो आता था, उससे काफी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आज हम वाकई में 12 घंटे और 24 घंटे के दरमियान ट्रांसफार्मर रिप्लेस कर रहे हैं। कुछ एक आध बार ऐसा होता है कि जब हम ट्रांसफार्मर रिप्लेस करके लगा भी देते हैं टाइमलाइन के अंदर ही, फिर से लोगों का लोड उतना ही रहता है, कोई उन्हें सबक नहीं आता कि उनके हायर कंजम्पशन से उनके मोहल्ले का ट्रांसफार्मर जल गया, और लगाने के रिप्लेस करने के बस 1 घंटे के बाद ट्रांसफार्मर से उड़ जाता है। इनफैक्ट जस्ट यहाँ स्टूडियो में आने से पहले ही मैं एक ऐसे मसले पे गौर दे रहा था। तो ट्रांसफार्मर रिप्लेस करना हमारी जिम्मेदारी है, आपका हक है, पर अगर आप बार बार उसे बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेट यूज से फटवाते रहेंगे तो फिर हमारी भी कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते। कैपेसिटी की मैं बात करूं, अब इसमें बात आती है एग्रीमेंटेड लोड की। फॉर इंस्टेंस एक जगह 25 kVA ट्रांसफार्मर है, 25 kVA के अगेंस्ट हम मतलब पूरा 25 किलोवाट लोड नहीं देते हैं, तकरीबन से मान लीजिए 20 किलोवाट के करीब लोड देते हैं। तो इसका मतलब एक 25 kVA ट्रांसफार्मर पे अंदाजन, और जैसे मैंने कहा कि एक एवरेज हाउस होल्ड का लोड आधा किलोवाट है, तो तकरीबन 40 घर चलने चाहिए। बिल्कुल, असलियत में एक 25 किलोवाट लोड पे कश्मीर में एवरेज 3 से 4 घर लगे हैं। अब आप बताइए कि अग्रीमेंट में कंज्यूमर ने हमें कहा हम आधा किलोवाट यूज करेंगे, कर वो 5 किलोवाट यूज रहा है, तो ट्रांसफार्मर तो जलेगा ही। अब बार बार जलने के बाद हम उन्हें कहते हैं कि आप प्लीज अपना लोड अग्रीमेंट चेंज करवा लीजिए, अपग्रेड करा लीजिए, हम आपको ट्रांसफार्मर भी दे देंगे, पर वो अग्रीमेंट चेंज करने पे भी नहीं मानते, लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि साल के 10 महीने ट्रांसफार्मर कैपेसिटी पे कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि तब लोड आधे किलोवाट से कम होता है। सिर्फ ये 2 महीने जब ज्यादा होता है तो तब कंज्यूमर को की ये गुजारिश होती है। और मैं ये भी बता दूं कि इस अगर प्रिंसिपल पे हम चलने लगे कि अगर वो मैक्सिमम इतना यूज कर रहा है तो हम वैसे ही चेंज कर दें, तो फिर हर एक ट्रांसफार्मर हमें बदलना पड़ेगा। तो इसका असली हल कंज्यूमर एंड पे है, जुडिशियस यूज में ही इसका हल है। कॉल ऑनलाइन सर। हेलो। हाँ सर जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? सर मैं सजाद अहमद मलिक दूरू अनंतनाग से बोल रहा हूँ। जी सजाद साहब फरमाएं। खान साहब, मैं पहले यासिर साहब का वारंटी वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में। जी हाँ सर, मेरा सवाल ये है यासिर साहब से, जो हमारा ग्रिड है वो कोकरनाग में है जी, उसमें सर जो लाइन आ रही है 220 वो पीर पंचाल से आ रही है। हेलो जी 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 सुन रहे। पता है सर उसमें क्या मसला होता है? इट इज वेरिएबल टू स्नो एवलांच। जब इसमें स्नो एवलांच आता है तो फिर लाइन मुतासिर रहती है बहुत दिनों के लिए। हमारी एक डिमांड है जो 220 अगर अल्टरनेट रूट है इसका कश्तवाड़ टू कोकरनाग, सेपरेट एक लाइन अगर लाई जाएगी कश्तवाड़ से 220 ट्रांसमिशन लाइन टू कोकरनाग, उससे फिर हमारा मसला फॉरएवर के लिए हल हो जाएगा। जी जी। और हमारा एक सवाल है, पिछली बार भी जब चीफ साहब आए थे, जो ये AY BPL है उनको
रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी उनको फिर बता दिया गया हम फीस में थोड़ा कटौती करेंगे। AYBPL जुमरे में जो लोग आते हैं उनके लिए क्या अपडेट है, यासीन साहब से हम पूछना चाहते हैं। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया सजाद साहब। पहला आपका जो मसला था कि 220 kV लाइन जो डूरू तक आ रही है वो काफ़ी एवलांच प्रोन इलाकों से गुजरते हुए आ रही है। देखिए 220 kV ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन का जिम्मा है, तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट मैं ज़रूर ये पर्टिकुलर इशू उन्हें कन्वे करूंगा। यूजुअली जो ट्रांसमिशन लाइंस के डिज़ाइन में ऐसे मसाइल मद्देनज़र रख के ही एग्जीक्यूशन की जाती है, बट फिर भी इस पे उनकी तवज्जो मैं लाऊंगा। दूसरा जो APL BPL वाला आपका इशू था कि जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, वही क्रॉस सब्सिडाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि उनको जो आधे किलोवाट तक का स्लैब है उसमें उनकी जो कंजम्पशन रहती है उस तरीके ही हम कंसेशनल रेट देते हैं। सर आपने कई जगहों पर इंस्पेक्शन टीम्स भेजते हैं जो आते हैं किसी दिन इंस्पेक्ट करने के लिए, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि उस इलाके में पहले से ही पता चला होता है कि आज एक इंस्पेक्शन टीम आ रही है और सारे हुक उठ जाते हैं उस दिन? जी इंस्पेक्शन टीम्स में कोई एक आध लाइनमैन मुलव्वस होगा अगर, तो तभी ऐसा होगा कि वो उनके आने से पहले वो हुक उठ जाएंगे। और ये भी बताऊं कि हुक लगाने वाले इतने माहिर हैं कि वो दिन के दौरान हुक नहीं लगाते। जब रोड पे चलने वाले किसी भी शख्स या महकमे के किसी अफसर या मुलाजिम को दिख जाए, वो शाम में जब तकरीबन 5 बज जाते हैं और अंधेरा होने लगता है तो तभी लगाते हैं। और इस हुक को लगाने के लिए उन्होंने अलग अलग किस्म के पोल्स और कई औजार वगैरह वैसे रखे होते हैं। और इनफैक्ट मैंने काफ़ी बार देखा है कि हमारे घरों की औरतें भी हुक लगाने में माहिर हो चुकी हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये किसी भी तरीके की इंसानियत नहीं, ये कोई सिविलाइज्ड बिहेवियर नहीं है। एक जेन्युइन यूजर सफर होता है। बिल्कुल जेन्युइन यूजर सफर होता है। आपके मोहल्ले में जो लेजिटिमेट यूजर है उसको सफर करना पड़ रहा है। जहां तक जो लाइनमैन या टेक्नीशियन या TDL PDL के मुलव्वस होने का सवाल है, वो जिम्मेदारी मेरी है। उनके खिलाफ एक्शन लेना, उनको थोड़ा ये सेट करना, वो मेरी जिम्मेदारी। पर जैसे मैंने कहा कि हर जगह ऐसी बात नहीं होगी, हर जगह उसकी जिम्मेदारी, उसकी वजह से या उसके मुलव्वस होने से ये नहीं हो रहा होगा। मेजॉरिटी लोग खुद ही अपनी जगह हुक लगा रहे हैं, तो अल्टीमेटली इंस्पेक्शन का जो मकसद है वो तो फौत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कतरे कतरे से पूरा समंदर भरता है। अगर हर एक कंज्यूमर अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो हम पूरे वादी में बेटर सिनारियो दे पाएंगे। सर एमनेस्टी डील्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी ये पहले मैं बता दूं कि सप्लाई के बाद, कंजम्पशन के बाद भी जो हम बिलिंग कर रहे हैं, काफ़ी कंज्यूमर्स उसका बिल टाइम पे नहीं भरते। हमारे कॉरपोरेशन में तकरीबन 804 करोड़ रुपए के आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं जो कश्मीरी अवाम ने अभी तक पे नहीं किए हैं। और अभी तीसरी ऐसी एक ये एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की है, तकरीबन अब 3 महीने हो गए स्कीम को लॉन्च किए हुए, जिसमें हुकूमत ने एक स्पेशल पीरियड ऑफर रखा है कि ऐसे जितने कंज्यूमर्स हैं जिनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं वो 12 इंस्टॉलमेंट्स मैक्सिमम में अपना ये भुगतान कर सकते हैं। और जो इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा है हमारी तरफ से, आपके खाते जो आपका बिल अमाउंट है उस पे अनपेड अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता जाता है, जिसको हम सरचार्ज कहते हैं, वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा अगर आप इस स्कीम में एनरोल करेंगे और अगर आप कायदे से इन 12 इंस्टॉलमेंट में अपना रकम पूरा देंगे। और ये इस नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आपके ऊपर है कि अगर आप चाहें कि इन वन गो एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा रकम खत्म कर दें, वेल एंड गुड। अगर 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स में करना चाहें तब भी कोई वो नहीं है, पर मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट्स, मतलब कि पहले इंस्टॉलमेंट्स के बाद 1 साल के पीरियड के अंदर अंदर आप ये करेंगे। अगर आपने ये इसमें इनरोल किया और पहली इंस्टॉलमेंट जमा कर दी तो आपका डिस्कनेक्शन नहीं होगा। अदरवाइज अगर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो आपका डिस्कनेक्शन होगा। जी, ये जो ब्रांच कटिंग्स वगैरह के दौरान आपका सिलसिला रहता है पावर कट ऑफ करने का, ये कितनी देर के लिए रहता है?
देखिए, ब्रांच कटिंग तो सितंबर अक्टूबर महीनों का मसला था, जब हम विंटर प्रिपेयरनेस के लिहाज से ये शाख तराशी को अंजाम दे रहे थे। विंटर के लिए पूरी तरह से बिल्कुल। और शाख तराशी हम इसलिए करते हैं ताकि जब बर्फ पड़े तो ये शाखें भारी लाइन पे ना गिरें और लाइनें नहीं कटें। वो पहले होता था कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि शाख तराशी ठीक से नहीं हो पाए और काफी जगह लाइनें टूटती थी उस वजह से। बट लाइन स्नैपिंग बिकॉज ऑफ ट्री ब्रांचेस बहुत मिनिमाइज हो चुका है। पिछले साल भी कम हुआ था बर्फबारी के दौरान और इस साल भी कम होगा, बट हमारी तरफ से ये हर जगह कंप्लीट हो चुका है। अगर जो इस प्रोग्राम में नाजरीन देख रहे हैं, कहीं आपको लगता है कि शाख तराशी ठीक से नहीं हुई है तो प्लीज हमारे कंप्लेंट नंबर पे कॉल करें। ये डिपार्टमेंट का, महकमे की जिम्मेदारी है, हमारे बंदे खुद आके ये शाख तराशी करके जाएंगे। सर, ये जो आप अंडरग्राउंड केबलिंग का आपका प्रोग्राम था, वो अभी है कि या हो गया? जी, अंडरग्राउंड केबलिंग हैज बीन सक्सेसफुली डन फॉर गुलमर्ग 20 किलोमीटर्स के लिए शायद। नहीं, ये बिट्स एंड पार्ट्स में टेकअप हो रहा है फेजेस में। और पहले ये जो हमारे टूरिस्टी इलाके थे उनके लिए सैंक्शन हुआ था और गुलमर्ग और पहलगाम दोनों में ये अंडरग्राउंड केबलिंग मुकम्मल की गई है और अब ये सोनमर्ग में भी होने जा रही है और आने वाले वक्त में श्रीनगर शहर में भी ये होगी। जी बिल्कुल। चौधरी साहब, हमारे पास जितना टाइम था वी हैव कंज्यूम्ड दैट। कॉलर्स ने भी फोन किए और अपने सवाल जितने तीखे भी थे उनका भी आपने सही जवाब दिया, उनको तशफ़ी से। अब आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी मसरूफियात में से भी थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला और लोगों के सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी पैगाम, आज के कॉलर्स ने ज़्यादा खिंचाई नहीं की, अदरवाइज ऐसे हमें बहुत कोसते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें सुनना पड़ता है और ये हमारी जिम्मेदारी है। हम जानते हैं कि बिजली कितनी अहम है इस मौसम में और बिजली बगैर कितनी तकलीफें होती हैं। मैं बस एक चीज़ कहूँगा कि हमसे जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं। हमारे भी कंस्ट्रेंट्स हैं, पावर अवेलेबिलिटी के भी, परचेज के भी और लॉसेस के मद्देनज़र भी। इन सब मसाइलों का एक ही हल है, अगर आप जुडिशियस यूज़ करें, बिजली की चोरी ना करें और हमारे साथ कॉपरेशन दें। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल के दरमियान, अभी पिछले साल के कंपैरिजन में आज इस साल बेहतर सिनारियो है, आने वाले सालों में और भी बेहतर होगा, पर इसके लिए हमें आवाम की कॉपरेशन चाहिए। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम खत्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।